आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले वो स्पेशल रिपोर्ट जिसने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। परमाणु बम फटा तो क्या होगा? इस खतरनाक सवाल का जवाब तलाशने के लिए व्हाइट हाउस में रोज मीटिंग हो रही है। जो बाइडेन प्रशासन पुतिन के परमाणु बम की काट खोजने में लगातार लगा हुआ है, जुटा हुआ है। न्यूक्लियर ब्लास्ट का डेंजर मीटर आखिर क्या कहता है? अमेरिका में न्यूक्लियर सुनामी का रेड अलर्ट क्यों है? जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको जरूर मिलेगा। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 1। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 2। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 3। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 4। परमाणु हमले के इन 4 विकल्प में से किसी भी एक विकल्प का इस्तेमाल हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर न्यूक्लियर वार का नंबर आ गया तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। परमाणु बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। उस परमाणु युद्ध के आगे यूक्रेन के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे। ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में न्यूक्लियर बम पर सीक्रेट मीटिंग नहीं होती। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडेन प्रशासन अपने एटम बम वाले दुश्मनों पर मंथन नहीं करता। बाइडेन के ऑफिस में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति पर चर्चा तो होती है, शी जिनपिंग के न्यूक्लियर पावर पर भी प्रेजेंटेशन दिया जाता है। व्हाइट हाउस के उस मीटिंग में उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन को भला कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? दुनिया भर में मशहूर टाइम्स न्यूज़पेपर की स्पेशल रिपोर्ट की हेडलाइन पढ़िए। इसमें साफ साफ और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, परमाणु युद्ध का जोखिम अब बाइडेन प्रशासन के लिए रोज का मुद्दा बन गया है। अब इस दूसरे हेडलाइन को पढ़ लीजिए। द अटलांटिक में लिखा है, द न्यूक्स नेवर वेंट अवे, यानी न्यूक्लियर बम कभी भी दूर नहीं गए हैं। अब तीसरी हेडलाइन पर नजर दौड़ाइए। इसमें लिखा है, पुतिन परमाणु आपदा हकीकत में कैसी दिखेगी? क्या होगा अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर दुनिया के कौन कौन से शहर होंगे? और अगर इन शहरों पर न्यूक्लियर बम गिरा तो क्या होगा?
न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, बर्लिन, शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। ये नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शहरों तक है, और अगर नाटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शहरों को धूल में मिला देंगे। पुतिन का गुस्सा जलाकर राख कर देगा। ये बात बाइडन भी जानते हैं, मैक्रो भी जानते हैं, ऋषि सुनक भी जानते हैं और ओलाफ शॉल्ज भी जानते हैं। पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो नाटो के शहरों का क्या हाल होगा। यह रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले बात अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क पर रूस से अगर परमाणु हमला हुआ तो वो लंबी दूरी की रेंज वाली मिसाइलों से होगा, और अगर इस शहर के बीचों बीच न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो उसका नतीजा देख लीजिए। अगर हमला 500 किलोटन के न्यूक्लियर बम से हुआ, यानी ऐसा बम जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 30 गुना ताकतवर हो, तो क्या होगा? न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच इस धमाके से करीब करीब पूरा शहर खत्म हो जाएगा। न्यूयॉर्क पर बम गिरा तो शहर के सेंटर में सभी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। पीले और लाल हिस्से में जो कुछ होगा वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस दायरे में हर इंसान मारा जाएगा। हरे रंग वाले हिस्से में रेडिएशन से लोग मारे जाएंगे। नीले हिस्से में भी इमारतें ढह जाएंगी। ऑरेंज वाले हिस्से में, जिसमें एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग भी है, वहां जो भी होगा बुरी तरह जल जाएगा। ऐसे हमले में न्यूयॉर्क की पहचान यहां की स्काईलाइन, जिसमें ट्रम्प टावर भी होगा, और वो तमाम बिल्डिंग होंगी जो हम हॉलीवुड मूवीज में देखते आए हैं, सभी जमींदोज हो जाएंगी। इस हमले में 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 11 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। पुतिन के पास ऐसी कौन कौन सी मिसाइल है जो न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती है, आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए परमाणु हमले में लंदन का क्या हाल होगा। लंदन के सेंटर में बम गिरने से 3 किलोमीटर बड़ा आग का गोला सब कुछ जलाकर राख कर देगा। रूस ने अगर लंदन पर मिसाइल दागी तो दावा किया गया है कि यह सिर्फ 3 मिनट के अंदर लंदन को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। लंदन पर परमाणु हमला हुआ तो ब्रिटेन की संसद धूल में तब्दील हो जाएगी। यहां प्रधानमंत्री का निवास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बकिंघम पैलेस से लेकर लंदन का ऐतिहासिक पुल जब ढह जाएगा, इस हमले में 4 लाख से ज्यादा लोग फौरन मारे जाएंगे, जबकि 9 लाख की आबादी बुरी तरह जख्मी हो जाएगी, यानी उनके तीसरे डिग्री के जलने वाले जख्म होंगे। इनमें से भी ज्यादातर लोगों की कुछ ही देर बाद मौत हो जाएगी। पुतिन ने फरवरी में युद्ध की शुरुआत के बाद ही फौरन वार्निंग देते हुए अपना परमाणु तहखाना खोल दिया था। सवाल है कि क्या पुतिन अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करेंगे? ये वो मिसाइल हैं जो इस वक्त पूरी तरह एक्टिव हैं। रूस के लगातार हमलों के बीच ज़ेलेंस्की की लाचारी, नाटो की मजबूरी और पुतिन पर लग रहे दादागिरी वाले इल्जाम और न्यूयॉर्क को परमाणु हमले के खिलाफ तैयार करने वाली बातें, इन सबको समझाने के लिए आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना, जिसमें मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बहुत ही घातक मिसाइल है ये। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा।
RS-36 सैटर्न, जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं, रेंज सबसे ज्यादा 16,000 किलोमीटर। RS-28, इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन इनसे भी खतरनाक और पुतिन की सबसे गेम चेंजर मिसाइल RS-24, जंगल में छुपते हुए आगे बढ़ता हुआ यह ट्रक ही इसका एक लॉन्चर है। इसकी एक लॉन्चिंग टेस्ट पुतिन जंग शुरू होने से पहले दिखा चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान इसका असली प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया बस इसी डर से घबराई हुई है। RS-24 यार्ड्स की रेंज 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ड मिसाइल है। वहीं पुरानी UR-100 स्टेलेटो अब भी भरोसेमंद मिसाइल है। रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। पुतिन के ऑफिस ने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। ये है टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 11,000 किलोमीटर। और इसी मिसाइल का नया वर्जन टोपोल M, बेहतर गाइडेंस के साथ इसकी भी रेंज 11,000 किलोमीटर है। अब सवाल है, ये टोपोल कहां तैनात है? टोपोल के दोनों वर्जन क्यों अमेरिका और नाटो के लिए खतरा है? टोपोल मिसाइल, जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है, वो 8 सीक्रेट बेस से लॉन्च की जा सकती है और इनकी जद में अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC शहर भी होंगे। न्यूयॉर्क का हाल जो होगा वो आप देख चुके हैं। अब वॉशिंगटन DC यानी अमेरिका की कैपिटल सिटी का हाल देखिए, क्योंकि ये पुतिन और रूस की मिसाइलों का प्राइम टारगेट कहा जा सकता है। वॉशिंगटन DC के सेंटर में व्हाइट हाउस जर्रे जर्रे में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका की संसद पूरी तरह ढह जाएगी। वहां के सुप्रीम कोर्ट का भी सर्वनाश होगा। पीले दायरे में सब कुछ पिघल जाएगा और ऑरेंज दायरे तक तबाही बहुत खतरनाक होगी। वॉशिंगटन DC पर परमाणु हमला हुआ तो करीब 4 लाख लोगों की मौत होगी, जबकि 3 लाख लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। इन हमलों में जो भी बच जाएंगे वो धीमी मौत मरते चले जाएंगे। 15% लोग तो कैंसर का शिकार हो जाएंगे और फिर उनकी जान चली जाएगी। अमेरिका पर ऐसे हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। वॉशिंगटन DC और न्यूयॉर्क ऐसे शहर हैं जो दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर कहे जाते हैं। न्यूयॉर्क तो ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं, जहां की रौनक दुनिया भर में मशहूर है। टाइम्स स्क्वायर से लेकर मैनहट्टन की गगनचुंबी इमारतें, जहां बिजनेस सेंटर और अपना ऑफिस खोलना दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का ख्वाब होता है। जिस शहर की स्काई लाइन दुनिया हॉलीवुड मूवीज में देखती आई है, वहां का मल्टी स्टोरी मेट्रो नेटवर्क और उसमें रोज सफर करने वाले लाखों लोग, वो शहर जिसकी तरक्की देखकर दुनिया भर के देश अपने शहरों की प्लानिंग करते हैं। ऐसे शहरों पर परमाणु हमले की बातें हवा में नहीं की जा रही। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक दुनिया की तमाम मीडिया इसी सवाल को लेकर लेख छाप रही है। एक्सपर्ट अपने कमेंट दे रहे हैं। ये बताता है कि दुनिया पर न्यूक्लियर हमले के खतरे को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। रूस की मीडिया में तो कहा जा रहा है कि यूक्रेन के पास परमाणु बम है, जिसका धमाका करके पूरा इल्जाम रूस पर डाला जा सकता है और फिर अमेरिका रूस की तरफ परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। Находится термоядерный боеприпас, который будет предназначен для использования в качестве провокации. Предполагается, что взрыв этого боеприпаса, значит, на фоне постоянных утверждений США и НАТО о том, что, значит, Россия готовится к применению ядерного оружия, в преддверии вот этого наступления
или в ходе этого наступления. Для того, чтобы сказать, что вот Россия терпит поражение, нанесла ядерный удар по украинским войскам, который закончится... Ну, мы про это проговаривали Да, много раз. который да. закончится, значит, несколькими десятками тысяч жертв среди мирного населения, вот, позволит Соединенным Штатам Америки оправдать крупномасштабные ракетные удары по территории. इन सभी फसाद की जड़ और न्यूक्लियर खतरे की शुरुआत यूक्रेन से हुई है और यूक्रेन पर हमले की तैयारी रूस ने 1-2 साल में नहीं की है। इसके पीछे 2014 के बाद के कई युद्धाभ्यास हैं जो यूक्रेन बॉर्डर के आसपास ही किए गए हैं, जबकि रूसी नेवी की एक्सरसाइज ऐसी रही हैं कि नाटो के हाथ पैर कांपने लगे। अगर परमाणु बम का टारगेट अमेरिका बना तो अमेरिका के ऐसे 3 दुश्मन हैं जो उस पर परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। पहला है रूस, जिसकी मिसाइल पूरे अमेरिका को कवर करती है। दूसरा है चीन, जिसकी रेंज में भी पूरा अमेरिका है। और तीसरा है उत्तर कोरिया, जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर बसे शहरों को मिट्टी में मिला सकता है। अब सवाल है कि इन तीनों में कौन सा देश इस वक्त अमेरिका को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक है, जो अमेरिका पर परमाणु हमला करने के फैसले से भी पीछे नहीं हटेगा। क्या वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जिनकी मिसाइलों से अमेरिका डरा सा रहता है? क्या वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, जिनकी खामोशी ही अमेरिका से लेकर ताइवान और जापान को डराने के लिए काफी होती है? या फिर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के ऑर्डर पर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है? किम जोंग उन ने अपनी मिसाइल लगातार दिखाई है। किम जोंग का हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा उनके किसी भी दुश्मन को डरा सकता है। खास तौर से किम जोंग को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के टेस्ट पर खूब जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। कच्चा चिट्ठा में दूसरी रिपोर्ट युद्ध वाले चोर बाजार पर है और इस चोर बाजार पर पुतिन के कमांडर कादिरोव का बड़ा कंट्रोल भी हो चुका है। रिपोर्ट है कि व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर पर यूक्रेन से बरामद हुए कई हथियार अब चोर बाजार में बेचे जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा खरीदार ईरान बन चुका है। ज़ेलेंस्की ने रूस के टैंक पर अमेरिका की ज़ैवलिन मिसाइल चलाई। पुतिन देखते रहे। ज़ेलेंस्की ने रूस की बख्तरबंद गाड़ियों पर ब्रिटेन की एन लॉ मिसाइल चलाई। पुतिन सब कुछ खामोशी से देखते रहे। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के विमानों को अमेरिका के स्टिंगर मिसाइल से मार गिराया। पुतिन सब्र करते रहे, सही वक्त का इंतजार करते रहे। लेकिन अब पुतिन ने ऐसे कई वेपन सिस्टम को बरामद करके बना लिया है ज़ेलेंस्की के हथियारों का सबसे बड़ा चोर बाजार। पुतिन के चोर बाजार में कौन कौन से हथियार हैं, बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि पुतिन ने अब ज़ेलेंस्की और उनके गॉडफादर को बदनाम करने का फैसला किया है। पुतिन ने अमेरिका के साथ पूरे नेटो की बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी को सरेआम नीलाम करने की ठान ली है। पुतिन अब बाइडेन के सबसे सीक्रेट हथियार पूरी दुनिया में नीलाम करेंगे। ये ऐसे हथियार हैं जिनसे पुतिन को बहुत भारी नुकसान हुआ है। पुतिन की फौज को कई मोर्चों से पीछे हटना पड़ा है, लेकिन कई मोर्चों पर पुतिन ने ज़ेलेंस्की के ये हथियार जब्त भी किए हैं। जब यूक्रेन की सेना इन हथियारों को छोड़कर या तो फरार हो गई या फिर उसने सरेंडर कर दिया। इनमें अमेरिका से मिली ज़ैवलिन मिसाइल है, इनमें ब्रिटेन से मिली एन लॉ एंटी टैंक मिसाइल है, इसमें अमेरिका की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल स्टिंगर है और इसमें ब्रिटेन से मिला एयर डिफेंस सिस्टम स्टार स्ट्रीक भी है। इन 4 हथियारों को लेकर जो बहुत बड़ी रिपोर्ट छप रही है, जो ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी बदनाम करने वाली बातें हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और इजराइल से लेकर एशिया के तमाम अखबारों में यह रिपोर्ट है कि रूस ने ईरान को वो हथियार सौंपने शुरू कर दिए हैं जो अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को सौंपे थे। ज़ेलेंस्की की फौज उन हथियारों को मैदान में छोड़कर भागी और वो हथियार अब ईरान के कब्जे में हैं।
ये ऐसे हथियार हैं जिनसे रूस को भी मात खानी पड़ी है। किसी भी युद्ध में टैंक सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर मशीन मानी जाती है, लेकिन ज़ेलेंस्की को अमेरिका और नाटो ने जो हथियार दिए उसने इस बात को गलत साबित कर दिया है, क्योंकि जिस टैंक को रूस ने मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में बहुत शान से उतारा, जिस टैंक को पुतिन ने रूस की बख्तरबंद फौलाद वाली ताकत का नायक बताया, हुर्रा! जिस टैंक को रूस ने यूक्रेन में इस उम्मीद के साथ उतारा कि वो ज़ेलेंस्की की फौज को रौंद डालेगा, वो ऐसे ही हथियारों के हाथों बहुत सस्ते में मारा गया। यूक्रेन की फौज ने पुतिन के नए नवेले टैंकों को तबाह कर दिया। इस वीडियो ने यूक्रेन की वॉर जोन से लेकर मॉस्को में रक्षा मंत्रालय तक भूचाल ला दिया। ये यूक्रेन के खार्किव का वीडियो है, जहां रूस के T-90M टैंक को यूक्रेन की फौज ने एक ऐसी ही मिसाइल से उड़ाया जो उसे अमेरिका ने सप्लाई की थी। इस टैंक की हालत देखिए। किसी भी टैंक कमांडर को जो टैंक की ताकत को बहुत अच्छी तरह से समझता है, उसे T-90M के इस हश्र को देखकर बहुत अफसोस हो रहा होगा। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के करीब 2800 टैंक तबाह कर दिए हैं। ये आंकड़े कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखाए लगते हैं, लेकिन इसके आधे टैंक भी अगर रूस ने यूक्रेन में खोए हैं तो वो बड़ा नुकसान कहा जाएगा। यही वजह है कि रूस अब जैवलिन और एन-लॉ जैसी मिसाइलों को ईरान भेज रहा है, ताकि ईरान उसकी नकल करके एक नई मिसाइल तैयार कर ले। जाहिर है ये पुतिन और इब्राहिम रईसी के बीच हुई मीटिंग में तय हुआ होगा, क्योंकि ईरान भी अब पश्चिमी देशों वाली तकनीक चाहता है। वो ऐसे हथियार खुद तैयार कर सकता है। ये ईरान ने शाहिद जैसे ड्रोन बनाकर दिखा दिया है। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 2 और तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें अमेरिका से मिला जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। एक जैवलिन सिस्टम की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि इसकी एक मिसाइल की कीमत 60 लाख रुपए है। ब्रिटेन से मिला एन-लॉ सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, इसकी रेंज 800 मीटर है। एक एन-लॉ मिसाइल की कीमत 30 लाख रुपए है। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल है। ये मिसाइल टैंक के ऊपरी हिस्से पर अटैक करती हैं। सभी टैंक साइड से चाहे जितनी मोटी बख्तर क्यों ना ओढ़े हुए हैं, उनका ऊपरी हिस्सा जहां से क्रू बाहर निकलता है, उसकी फौलादी चादर इतनी मोटी नहीं होती। यही वजह है कि जब वहां हमला होता है तो मिसाइल टैंक के अंदर तक घुस जाती है, और तब होता है ऐसा धमाका जिससे टैंक का पूरा क्रू सैकड़ों डिग्री तापमान में पिघल सा जाता है। साथ में टैंक का ऊपरी हिस्सा यानी टर्रेट धमाके के बाद तेजी से ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि टैंक के अंदर भी गोले रखे होते हैं, जिन्हें टैंक से दागने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी टैंक का एमुनिशन जब टैंक में आग लगती है तो उसमें रखे 45 गोले भी एक्टिव हो जाते हैं, और फिर बड़ा सा ऐसा ब्लास्ट होता है जिससे ऊपरी हिस्सा बहुत ऊपर उछल कर गिर जाता है। जैवलिन जैसी मिसाइल की मदद से यूक्रेन की फौज का एंटी टैंक हमलों में कामयाबी का रेट 95% तक रहा है। ऐसी ही कामयाबी उसे ब्रिटेन से मिली एन-लॉ मिसाइल से मिली है, जो किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी पर टॉप एंगल अटैक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन हथियार माना जाता है। ब्रिटेन अब तक यूक्रेन को 5000 से ज्यादा एन-लॉ मिसाइल दे चुका है। इसके अलावा यूक्रेन ने ब्रिमस्टोन एंटी शिप मिसाइल भी यूक्रेन को दी है। यूक्रेन को ब्रिटेन से स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले T-72 और T-90 और BMP जैसी कई इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह कर दिए गए। ऐसे ही हमलों में मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ी छोड़कर भी भागी है। देखा जाए तो रूस की सेना को यूक्रेन में लगातार बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। उसके कई जनरल और कई कमांडर इस जंग में मारे जा चुके हैं, और वो जैवलिन, 84 और एन-लॉ जैसे हथियारों के जरिए ही टारगेट बनाए गए हैं। अभी ये मिसाइलें और ये हथियार यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे हैं। वो जमीन पर चाहे अकेला लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे अगर ऐसी मदद जारी रही तो पुतिन को ये युद्ध बहुत महंगा पड़ सकता है। हालांकि पुतिन ने अब ऐसे ही हथियार ईरान को सप्लाई करके अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो यूक्रेन को ऐसे हथियारों की सप्लाई जारी रखें कि नहीं।
फिलहाल अमेरिका का जोर यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने पर है। Systems will contribute to Ukraine's air defense capabilities and will help protect the Ukrainian people against Russian aerial attacks, to include those conducted by unmanned aerial vehicles or cruise missiles. लेकिन हैरत की बात यह है कि पुतिन के चोर बाजार में स्टिंगर मिसाइल और ब्रिटेन का स्टार स्ट्रीक सिस्टम भी बिक रहा है। इन दोनों मिसाइलों की मदद से यूक्रेन ने रूस के कई विमान गिराए हैं और अब ये टेक्नोलॉजी ईरान पहुंच गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखा जाए तो यूक्रेन का युद्ध हथियारों का सबसे बड़ा शो बन चुका है। ज़ेलेंस्की खैरात में मिले ऐसे आधुनिक वेपन सिस्टम का जखीरा इकट्ठा करके दुनिया भर में खूब वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन इन इस्तेमाल हुए हथियारों की खेप ईरान भी पहुंच चुकी है। स्टिंगर मिसाइल क्यों खतरनाक होती है, इसे आप एनिमेशन से समझिए। ये रूस के सुखोई 25 जैसे नीचे उड़ने वाले विमानों को आराम से शिकार करती है। फौजी स्टिंगर मिसाइल को कंधे पर रखकर लॉन्च करता है और फिर स्टिंगर मिसाइल विमान से जा टकराती है। ऐसा ही हमला कुछ दिन पहले हुआ था, जब 10 सेकंड में ही रूस के एक विमान का गेम ओवर हो गया। ज़ेलेंस्की का दावा है कि वो रूस के 270 जहाज और हेलीकॉप्टर इस युद्ध में मार गिरा चुके हैं, लेकिन रूस की तरफ से ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं जो इस दावे पर मुहर लगा सके। स्टिंगर मिसाइल ज़ेलेंस्की के पास रूस को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े हथियार में है, जिसे लेकर रूस के पायलट भी दहशत में हैं और वो यूक्रेन पर जब नीची उड़ान भरते हैं तो हमेशा उनको मारे जाने का खतरा सताता है। स्टिंगर एक मैन पैड सिस्टम है, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आमतौर पर कंधे पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, या कहीं की ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है, और ये 5000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के विमानों, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती है। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान हैं, इनमें फाइटर जेट्स भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी और ड्रोन भी। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 विमान हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 से लेकर सुखोई 35 विमान भी हैं। हेलीकॉप्टर में रूस ने अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक कमो 52 हेलीकॉप्टर्स का भी नुकसान उठाया है। यूक्रेन के पास इस वक्त करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल है, जो उसे अमेरिका से मिली है। अब ये मिसाइल ईरान के पास पहुंचेगी तो ईरान के वैज्ञानिक इसका कॉपी वर्जन तैयार करेंगे और फिर यही मिसाइल अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन स्टिंगर 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले टारगेट पर ही हमला कर सकती है, जबकि यूक्रेन को मिले नए नेसम्स की मिसाइल 21000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को गिरा सकती है। वैसे ही युद्ध के चोर बाजार में एक नया नाम उत्तर कोरिया के किम जोंग उन का भी उठा है। अमेरिका का दावा है कि उत्तर कोरिया पुतिन को काले बाजार के रास्ते तोप के बड़े बड़े गोले सप्लाई कर रहा है। DPRK is covertly supplying Russia with a significant number of artillery shells. We'll continue to monitor that situation, but I'm not going to have any additional details to provide beyond that. Thank you. देखा जाए तो पुतिन ने एक बात ज़ेलेंस्की के सामने क्लियर कर दी है, वो ये कि चाहे उनको जितना नुकसान उठाना पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन का इरादा साफ है कि वो कीव को घुटनों पर लाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वो ईरान को बरामद किए गए हथियार भी सप्लाई करेंगे और उन्हें उत्तर कोरिया के गोला बारूद से भी कोई परहेज नहीं है। ज़ेलेंस्की ये बात जानते हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला तभी बंद करेगा जब यूक्रेन जबरदस्त पलटवार करेगा, और पलटवार का मतलब है रूस के अंदर घुसकर हमला करना। कीव के अखबारों में अब ऐसे लेख छापे जा रहे हैं जो पुतिन को बेचैन कर सकते हैं। ये रिपोर्ट जरूर देखिए और समझिए कि यूक्रेन इस वक्त किस बड़े हमले की तैयारी में जुटा है।
शहरों में बजे चेतावनी के सायरन। सेंट पीटर्सबर्ग में हमले की चेतावनी। रूस के शहर वोल्गोराड में भी चेतावनी के सायरन की गूंज। आखिर रूस क्यों डर रहा है? रूस अपने शहरों में एयर रेड सायरन क्यों बजवा रहा है? क्या यूक्रेन के पास कोई ऐसी मिसाइल है जो इतनी लंबी दूरी तक मार कर सके कि रूस के शहरों को दहला सके? रूस के इस भय का पूरा विश्लेषण हम करेंगे और इसके अलावा आपको दिखाएंगे युद्ध भूमि के सबसे खौफनाक वो वीडियो जो इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि रूस के अंदर 3 लाख की नई सेना इकट्ठा करने के मामले में पुतिन ने रूस के एक गवर्नर को बुलाकर उसकी क्लास क्यों लगाई है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रूस के नए जनरल की। रूस ने अपने सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर के पद पर अब एक नया जनरल तैनात कर दिया है, जिसका नाम है मेजर जनरल अलेक्जेंडर लिनकोव। लिनकोव को कमांडर कर्नल जनरल अलेक्जेंडर लेपिन की जगह लाया गया है। अलेक्जेंडर लेपिन से पुतिन बहुत ज्यादा नाराज थे। अलेक्जेंडर लेपिन खार्किव को डिफेंड करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। खार्किव पर कब्जा जमाने के बाद यूक्रेन की सेना ने इज्यूम और लीमान पर भी कब्जा जमा लिया है और इसके लिए भी लेपिन को ही जिम्मेदार माना गया था। अलेक्जेंडर लेपिन को लंबी छुट्टी पर भेजने की बात कही जा रही है। पुतिन अलेक्जेंडर लेपिन से बहुत ज्यादा नाराज है और खुद चेचन्या के लीडर रमजान कादिरोव ने भी साफ साफ अलेक्जेंडर लेपिन को एक नाकारा फौज अफसर तक बता दिया था। लेपिन पर आरोप यह है कि खार्किव में जंग के दौरान लेपिन पहले ही खार्किव से भाग चुके थे। खार्किव में रूस की फौज को आदेश देने के लिए कोई जनरल ही नहीं था। लेपिन ने खार्किव के अंदर रूस की फौज की रसद की सप्लाई पर ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा लेपिन पर आरोप है कि कम्युनिकेशन के लिए ड्रोन की सप्लाई पर भी उनकी निगाह नहीं थी। जनरल रमजान कादिरोव तो अलेक्जेंडर लेपिन से इतने नाराज हुए कि उन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरे पास अधिकार होता तो मैं अलेक्जेंडर लेपिन को सबसे अग्रिम मोर्चे पर भेजता ताकि वो दुश्मनों से जंग में मारा जाता। लेपिन को लंबी छुट्टी पर भेजने में रमजान कादिरोव के बयानों की भी बड़ी भूमिका रही। इससे ये भी पता चलता है कि रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन के अंदर अब रमजान कादिरोव की कितनी गहरी पैठ है। यानी पुतिन कादिरोव की बात नहीं टालते हैं। अब अलेक्जेंडर लिनकोव, जिनको लेपिन की जगह लाया गया है, वो भी इसी कमांड से ही पहले से सक्रिय थे, यानी उनका अपनी ही कमांड में प्रमोशन किया गया है। रूस के अंदर 3 लाख की नई आर्मी तैयार करने में अलेक्जेंडर लिनकोव का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इस वक्त भी पुतिन का जोर रूस के अंदर एक नई आर्मी खड़ी करने पर है। इसी मुद्दे पर पुतिन ने रूस के प्रांत टेवर और ब्लास्ट के गवर्नर को बुलाकर उनकी जबरदस्त क्लास लगाई, क्योंकि रूस में मिलिट्री मोबिलाइजेशन पर कुछ पेमेंट्स नहीं होने का दावा किया जा रहा है। पुतिन ने कहा है कि जिनको पेमेंट नहीं मिली है उनसे वो खुद बात करके हकीकत जानेंगे। В подразделениях остальные пока не принимают участие в боевых действиях, но находятся до 80 тысяч в зоне, остальные все просто на полигоне. Но внимание нужно проявлять ко всем. Да. Где нужно напрямую с людьми это обсуждать. Да. Я вас прошу, а потом обобщите и с другими главами регионов это обсуждать, чтобы был массив материала и вопросов, которые подлежат решению. Я тоже обязательно с людьми обязательно встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать, чтобы иметь такую обратную связь. ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि रूस ने पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी कमान के कमांडरों को बदल दिया है।
ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि पुतिन ने जिस तरह अपने कमांडर्स को बदला है, ये साफ है कि पुतिन को यूक्रेन में अपना टारगेट हासिल नहीं हुआ है और इसलिए वो अपनी विफलता का ठीकरा अपने कमांडर्स पर फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का इशारा रूस की आर्मी और रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों पर भी है, क्योंकि जिस अलेक्जेंडर लैपिन की वजह से रूस खार्किव हार गया, उसी अलेक्जेंडर लैपिन को पुतिन ने ही रूस में हीरो के खिताब से सम्मानित किया था। लैपिन को लिसिचियांस्क में विजय का नायक बताया गया था, लेकिन कादिरोव ने यह दावा किया था कि लैपिन लिसिचांस्क की जंग में था ही नहीं। रूस की आर्मी के अंदर जो उठापटक चल रही है, उस पर ज़ेलेंस्की तंज कस रहे हैं।